वेलकम टू एक्सेस आईआईटी नीट। मेरा नाम राहुल सिंह यादव है। आज हम लोग जो है क्लास 11 का वेक्टर से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसका एप्लीकेशन जो है थ्रू आउट आप 11th और 12th में यूज़ करते हुए पाएंगे खुद को। एग्जैक्टली इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में थ्रू आउट द लेक्चर जो है धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंस समझाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टर्म से स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जिस टर्म का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। इसका रीज़न ये है कि जिसको हम वेक्टर्स बोल रहे हैं बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंडर ही आती हैं। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, जैसा आपने सुना होगा पहले, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, एक बार शॉर्ट में उसको क्लियर कर रहे हैं तो हम बेटर समझ पाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ एग्जैक्टली है क्या। तो फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के या फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इन एग्जाम्पल्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं और उनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं, जैसे मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg, टाइम इज 12.76 सेकेंड, लेंथ ऑफ कार इज 4.5 मीटर, फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 20 न्यूटन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 250 किलोमीटर पर आवर। इन सब में जो लेफ्ट साइड में रेड में लिखा हुआ है वही है फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, फोर्स और स्पीड, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है ये इनका वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को आज से हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम शोन बाय द वॉच इज 12.76 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर इज 36.8 डिग्री सेल्सियस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 20 न्यूटन। तो इसको आज से हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या हुआ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा एक चैप्टर में जिसको बोलते हैं हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे फिजिकल क्वांटिटीज की, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और अगर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जब हम मेजर करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट नहीं होता है, उसमें एडिशनली हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। और ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जो मैंने आपको अभी वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन बताया वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको मैं थ्रू आउट दिस लेक्चर थोड़ी देर बाद हम इसको कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे, बट फिलहाल के लिए एक सिंपल क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर क्वांटिटीज हैज डायरेक्शन और नॉट, we classify physical quantities as scalars and vectors, and vector quantities are those which have magnitude as well as direction। ये बात आप पहले से भी जानते हैं, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और 10 में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो यानी कि स्केलर्स को हम बोल सकते हैं दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो आप भी गेस कर सकते हैं कि मास, distance, speed, volume and area, these are the quantities those which do not have any direction associated with them। but अगर हम दूसरी तरफ बात करें displacement, velocity, force and acceleration, स्पेशली आपने 10th क्लास तक ये क्वांटिटीज ही पढ़ी हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है तो क्या ऐसा रह गया है जो आपको अभी नहीं पता है, वो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो स्केलर क्वांटिटीज से टोटली डिफरेंट होता है। कैसे होता है ऐसे समझते हैं। सपोज अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि एक बकेट है जिसमें कि सपोज पहले से कुछ मास ऑफ द फ्रूट्स है, अगर मान लेते हैं 5 kg फ्रूट्स पहले से इस बकेट में, और आपने क्या किया, एडिशनली इसमें 5 kg ऑफ फ्रूट्स और ऐड कर दिए, देन इट विल बी टोटल 10 kg ऑफ फ्रूट्स। इस बकेट में 10 kg ऑफ फ्रूट्स हो जाएंगे। या एक कोई और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब का मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसा आपने मैथ्स के क्वेश्चंस में किया होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर इंडिविजुअल फेसेस का एरिया पता है तो उन सभी के एरियाज को आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एरिया ऑफ द क्यूब आ जाएगा। सपोज अगर एक फेस का एरिया जो है 5 स्क्वायर मीटर्स है तो 6 फेसेस का एरिया जो है वो 30 स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा, यानी कि आपने 5 को 6 टाइम्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कुछ इस तरह से एडिशन होता है एरिया का और मास का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में कोई एक क्वांटिटी का एग्जांपल लें, जैसे कि फोर्स। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है
और इसके ऊपर जो है किसी ने दो फोर्सेज अप्लाई किए। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई किए गए 5 न्यूटन के, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन के दो फोर्स अप्लाई किए गए, और आप बताइए इस ब्लॉक पे टोटल या नेट फोर्स कितना होगा। तो इस केस में अगर आप ध्यान से सोचेंगे आप फाइंड करेंगे कि यहाँ पे अभी कुछ मिसिंग है। विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन हम नहीं बता सकते कि इस पे टोटल फोर्स कितना होगा। शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट है वेक्टर्स का कि वेक्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी कंप्लीट होता है जब आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताएं, और उसके बाद ही आप उन पे कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5 और 5 न्यूटन के दो फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तब तो आपका आंसर होगा 10 न्यूटन। आप बोलेंगे इस पे नेट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन हो जाएगा। सेकंड केस में अगर आप 5 और 5 न्यूटन के जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो उस केस में आप आंसर क्या देंगे, आप बोलेंगे कि 0 हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है कि वेक्टर्स के केस में 5 एंड 5 का जो सम है या टोटल है वो 10 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जबकि स्केलर्स के केस में 5 एंड 5 का सम विल ऑलवेज गिव 10। 5 और 5 हमेशा 10 होगा, जबकि वेक्टर्स के केस में ये 10 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये आपको पहले से पता है। बट एक एडिशनल चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक केस और होता है जिसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट, और एक और फोर्स लग रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो मुझे पता है कि ये आपके लिए गेस करना या फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने अभी इस टाइप के केसेस सॉल्व नहीं किए हैं जिसमें दो फोर्सेज 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं और वहां पे टोटल फोर्स निकालना है। आपको ये पता है कि सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्सेज होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उनके इफेक्ट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। बट इस केस में जो आंसर आता है वो मैं लिख रहा हूँ, वो आता है 5√2 न्यूटन। ये आएगा फोर्स का वैल्यू, नेट फोर्स का वैल्यू 5√2 न्यूटन। जो फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं इनको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, और ये आपने 10th तक नहीं पढ़ा है। 10th तक आपने बहुत स्पेशल केसेस पढ़े हैं वेक्टर्स के एडिशन के। इस एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं कि 5 और 5 का जो सम है या नेट इफेक्ट है या टोटल है वो 10 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 5√2 भी आ सकता है। जबकि जब हम बात करते हैं स्केलर्स की तो 5 और 5 का सम हमेशा 10 आता है। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, और आपको इस चैप्टर में यही सीखना है कि कैसे आप वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करेंगे। मैंने आपको एडिशन का एग्जांपल बताया, बट वेक्टर क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी होता है जो आपने नहीं पढ़ा है। वहीं जब हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो आज तक आपने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़े हैं वो स्केलर क्वांटिटीज पे एप्लीकेबल होते हैं, तो वो आपको अलग से पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। बट जब आप क्लास 11 में आ गए हैं तो अगर आप 11-12 के सिलेबस को ऑब्जर्व करेंगे और आप फाइंड करेंगे कि ऑलमोस्ट आपको मोर देन 90 क्वांटिटीज, 90 to 100 क्वांटिटीज जो है आपको 11-12 का जो सिलेबस है उसमें पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटीज। और उन फिजिकल क्वांटिटीज में से ऑलमोस्ट या मोर देन 50% क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, और उस केस में आपको 11-12 में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज से डील करना होगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जहाँ पे आप दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, और वो करने के लिए आपको वेक्टर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो आने चाहिए, जिनको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का आपका ये कोर्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा है सीखना है। लेकिन अगर आपको वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा सीखना है, मतलब कि वेक्टर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स समझने हैं, तो वो हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं। उससे पहले हमें वेक्टर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनके नोटेशंस सीखने होंगे आपको, और आगे चल के जो हम लॉज पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स को एडिशन के, उन लॉज को समझने के लिए आपको वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझनी होंगी। आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं वो सारे रूल्स देखने होंगे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। तो एक तरह से ये वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम वहाँ पे वेक्टर के एडिशन के रूल से स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार जब हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं, नोटेशंस हैं वेक्टर्स के, जब वो हम समझ जाएंगे। तो आज जो है हम लोग उसी पे फोकस करने वाले हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम देखने वाले हैं, इनका एडिशन के ग्राफिकल मेथड्स भी होते हैं और एनालिटिकल मेथड्स भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर्स का जब आप 11-12 क्लास में आ गए हैं। एक पॉइंट और रह गया, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वेक्टर्स जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड है और
साथ साथ डायरेक्शन भी है, और मैंने कहा था ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट क्यों है वो हम अभी क्लियर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? एक्चुअल में वैसे तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो वो वेक्टर हुआ, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बट जैसा मैंने आपको कहा था, ये डेफिनेशन क्या है या ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इनकम्प्लीट है। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वेक्टर का। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है, और उसको हम अभी क्लियर करने वाले हैं कैसे। सपोज हमारे पास दो वायर्स हैं और इसमें करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। 5 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है और 5 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, और मैंने एक और वायर को इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया है। तो इस वायर में करंट कितना आएगा? तो आप जानते हैं, आप आंसर मेरे ख्याल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं तो सारे चार्जेस यहाँ पर आएंगे, तो ओवरऑल नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, और 10 एम्पियर आंसर आएगा इस केस में। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ स्लाइटली, ये 5 एम्पियर का करंट यहाँ है और ये भी 5 एम्पियर का करंट यहाँ है, तो जो रिजल्टेंट जो हमारे पास टोटल जो करंट मिलने वाला है, फिर से अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा 10 एम्पियर ऑफ करंट। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे करंट ऑल्दो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे कि जो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में थे, बट दे डू नॉट कैंसल आउट, यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हुए, बल्कि ये ऐड हो गए। 5 और 5 हमें यहाँ पे 10 दे रहा है, और वैसे ही जब मैंने इनके बीच का डायरेक्शन चेंज किया उसके बाद भी 5 और 5 हमें 10 देगा। यहाँ तक कि मैं 5 एम्पियर के करंट को और दूसरे 5 एम्पियर के करंट को 90 डिग्री के एंगल पे रखता हूँ तो भी मुझे 10 एम्पियर ऑफ करंट मिलेगा इस वायर में। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और सारे चार्जेस कंबाइन होकर यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज देगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा वायर में, तो ऑटोमेटिकली हर बार जो है इनका एडिशन हमें 10 ही देगा। तो यहाँ पे करंट का एडिशन जो है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, करंट का एडिशन बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे मास को ऐड किया था। इसका मतलब करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटीज की तरह जो है वो ऐड हो रहा है, स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि वेक्टर क्वांटिटी हम सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जो वेक्टर्स के एडिशन के रूल्स को या बाकी रूल्स को फॉलो करे। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए वेक्टर्स का वो ये है कि वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशंस और ऑल्सो फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा, while scalar quantities have only magnitude and follow the rules for scalar algebra या scalar addition। scalar addition के rules को follow करता है उसको हम scalar बोलेंगे, and the quantities that follow the rules for vector addition they are called the vector quantities। तो ये यहाँ पे complete definition है, इसलिए ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी quantities हो सकती हैं जिनका direction तो होगा but they will not be vector quantities because they do not follow the rules of vector addition। the example is electric current। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो है हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसको बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि वेक्टर के एडिशन का एक रूल, एक मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है, और ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको हम ग्राफिकली जो है एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि एरो का लेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हम एरो का लेंथ जो है वो चेंज करेंगे, लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो हेड जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उसका डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सपोज मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, मैं डायरेक्शंस बना दे रहा हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक्चुअल में आपने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोज यूज किए हैं, तो ये कुछ नया नहीं है, बट हम यहाँ पे प्रॉपर विद स्केल के अकॉर्डिंग एरोज ड्रॉ करेंगे। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है, सपोज इट इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले फोर्स, कोई भी क्वांटिटी है उसको हम एक वेरिएबल देते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ऑब्जेक्ट के मास को आपको अज्यूम करना होता था, तो आप बोलते थे लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m। वैसे हम यहाँ पे लेटर्स यूज करते हैं। एक सर्टेन फोर्स है, इसको एक वेरिएबल या सिंबल देना है, तो उसके लिए मैं सिंबल क्या यूज कर सकता हूँ। सपोज ये फर्स्ट फोर्स का एग्जांपल लिया तो मैं इसको F1 बोल सकता हूँ, और F1 का वैल्यू ये है। बट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंबल्स यहाँ पे यूज करते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उसमें एडिशनली एक एरो भी लगा देते हैं, ऊपर एरो। ये एरो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस
क्वांटिटी के लिए ये सिंबल यूज किया जा रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखना, इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, जिसमें हम सिंबल जो यूज करेंगे उसमें एरो लगाएंगे ऊपर में, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में हम एरो नहीं लगाते हैं, तो हम क्योंकि स्केलर और वेक्टर से एक साथ डील करने वाले हैं क्लास 11-12 में, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ सिंबल होना चाहिए, और वो ये एरो से हमें पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम यहाँ पे रैंडम रिप्रेजेंटेशन एरो से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉपर स्केल को यूज करेंगे। स्केल मतलब सपोज मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 न्यूटन, मैं एक एरो अगर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करता हूँ दैट रिप्रेजेंट्स 2 न्यूटन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन के फोर्स के लिए हमें एरो ड्रॉ करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का, और किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने जैसे ही ऐसे किया तो मुझे ये F1 वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। बहुत सिंपल है, सिंपली आपको एरो ड्रॉ करना है, उसका लेंथ जो एक प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग लेना है। 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 सेंटीमीटर का एरो जो है वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास सेम स्केल के अकॉर्डिंग मैं 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एंड सपोज इट इज एक्टिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस केस में भी मुझे एक एरो ड्रॉ करना है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, बट प्रॉपर स्केल के साथ। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन है, तो मुझे 10 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ करना होगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, एंड 10 सेंटीमीटर का एरो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। और 10 सेंटीमीटर का एरो का मतलब क्या है, वो एग्जैक्टली इसका डबल लेंथ होगा। तो आप जब इसको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये F2 वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये सिंपल था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब आप किसी वेक्टर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के सामने उसका वैल्यू लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें लिखी जाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें मेंशन की जाती हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वेक्टर का जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी कंप्लीट होता है जब आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएं। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को एक स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, ये सिंबल यूज किया जाएगा, साथ में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कॉमा लगा के लिख सकते हैं। और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग आपको उस फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, एक सर्टेन लेंथ का एरो जो है वो ड्रॉ करना होगा। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल या दो एग्जांपल बता देता हूँ और जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज जैसे मैं यहाँ पे इस कार का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सपोज ये कार जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है और इस कार का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं डायरेक्शंस भी लिख देता हूँ, हम लोग वही स्टैंडर्ड डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक सिंबल यूज करेंगे, जैसे v वेक्टर लिख देता हूँ। इसको हम रीड करते हैं v वेक्टर, जैसे मैंने F1 के ऊपर एरो लगाया था तो उसको हम रीड करते हैं F1 वेक्टर। तो वैसे ही मैंने इसको v और ऊपर एक एरो लगा दिया, मतलब हम एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक सिंबल यूज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और साथ में हम डायरेक्शन लिखते हैं, किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम लिख देंगे ईस्ट, या कॉमा लगा के भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, एक प्रॉपर स्केल चूज करना होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, सपोज मैंने जो स्केल लिया उसके अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर पर आवर है। हमें स्केल अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि हमारा जो राइटिंग सरफेस है, हमारा जो नोटबुक है, उसमें वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो जाए। बहुत स्मॉल एरो नहीं बनना चाहिए और बहुत लार्ज नहीं बनना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 सेंटीमीटर का एक एरो बनाना होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। तो आपने 8 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ कर दिया एंड दिस रिप्रेजेंट्स v वेक्टर। सपोज सम थर्ड पर्सन कम्स and wants to know the information about this vector, then he will measure the length of the arrow and find that the length of the arrow is 8 centimeter. Now 1 centimeter represents 5 kilometer per hour, that means 8 centimeter will represent 40 kilometer per hour. This way he will get the magnitude of the speed of this car, magnitude of the velocity of this car, and then this arrow is pointing towards right direction which is east, then he will know that the velocity of the car is in the east direction. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का अपना इंपॉर्टेंस है। जब हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से आपको तभी क्लियर होगा जब हम ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स और हो सकते हैं आपको, जैसे कि ये वेक्टर्स तो चलो प्रॉपर स्टैंडर्ड 4 डायरेक्शन में थे, लेकिन मान लो कोई वेक्टर जो है इनके बीच में या डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट करता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। सपोज ये ब्लॉक है और इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। F1 फोर्स हो गया हमारे पास, एक और फोर्स F2 हो गया,
और ये किस डायरेक्शन में और कितने एंगल पे लग रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। और एक फोर्स F3 हो गया। और इन तीनों फोर्सेस को हम लोग जो है फिर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो तीनों फोर्सेस जो है उनका जो लेंथ है सेम बना हुआ है। तो पहले तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ मैग्नीट्यूड्स ले लेता हूँ सबके लिए। सपोज ये वाला जो फोर्स है वो 40 न्यूटन का है। सपोज दिस फोर्स इज ऑफ 50 न्यूटन और दिस फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन। सपोज तीन फोर्सेज हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप एक प्रॉपर स्केल ले लेंगे और उस स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एरोज का लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन की बात करनी तो इसको ड्रॉ करना इजी है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बट ये वाला जो वेक्टर है ये एक सर्टेन एंगल पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप सारे डायरेक्शंस, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बीच के डायरेक्शंस को भी मेंशन करना चाहते हैं या उसको एग्जैक्टली जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंगल्स यूज करने वाले हैं। कैसे एंगल्स यूज करने वाले हैं? सपोज यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। और एक काम और करते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस को भी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं एंगल मेजर करने के लिए। तो ये पॉजिटिव एक्स से पॉइंट कर रहा है, यहाँ से 1 डिग्री पे एक अलग डायरेक्शन होगा, 2 डिग्री पे अलग डायरेक्शन होगा, 25 डिग्री पे अलग डायरेक्शन होगा, 40 डिग्री पे अलग डायरेक्शन होगा, 70 डिग्री पे डिफरेंट डायरेक्शन होगा, 80 डिग्री पे डिफरेंट डायरेक्शन होगा, 90 डिग्री पे एक डिफरेंट डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से आप आगे चल सकते हैं 120 या फिर उसके बाद 150, 180, 270, इस तरह 360 डिग्री जो पूरे एंगल्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप डायरेक्शन के लिए एंगल्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये फोर्स जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है और ये वाला जो फोर्स है सपोज 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है। तीनों को फटाफट से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। स्टार्ट करते हैं F1 वेक्टर से। तो F1 वेक्टर को पहले हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। F1 वेक्टर इक्वल्स टू 40 न्यूटन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसको प्रॉपर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना। और ये किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक्स एंड वाई एक्सिस यूज करें, क्योंकि ये आगे आपके लिए यूजफुल होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक्स एंड वाई एक्सिस को यूज किया गया है। तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया, और उसके रेफरेंस में हम लिख सकते हैं। सो दिस फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो हम डायरेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये इसका डायरेक्शन हो गया। इसी तरीके से F2 वेक्टर जो है, अगर हमको इसका डायरेक्शन लिखना है तो F2 वेक्टर इक्वल्स टू, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 50 न्यूटन और ब्रैकेट में हम डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। बट एक चीज और आपको नोटिस करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इससे मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देयर आर टू वेज। एक मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज 30 डिग्री, और एक मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी सेम एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट डायरेक्शंस बट दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको कैसे लिखना होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आप डायरेक्ट एंगल लिख सकते हैं 30 डिग्री, उसके बाद विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। इतनी चीजें आपको जितना शॉर्ट में आप मेंशन कर पाए करेंगे। और जैसे ही हमने इसको लिखा, ये कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से F3 वेक्टर को देखते हैं। तो अगर F3 वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, इट इज 100 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 100 न्यूटन है, और इसका एंगल अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद पॉजिटिव, सॉरी इस बार देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बेटर क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी यूज कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अगर ये 60 है तो 120 होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री, उसके बाद कॉमा किससे, नेगेटिव विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फिर क्या मेंशन करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से हम कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये F3 वेक्टर का एक सिंपल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होगा। जल्दी से एक स्केल लेते हैं। मैं स्केल यूज कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अगर हम यूज करें 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है, तो स्टार्ट करते हैं F1 वेक्टर से। F1 वेक्टर जो है वो 40 न्यूटन का है, दैट मीन्स आई हैव टू ड्रॉ एन एरो ऑफ 4 सेंटीमीटर
इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो तुरंत ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, आपको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना है। 4 सेंटीमीटर का एरो और आप क्या लिख देंगे F1 वेक्टर। दिस इज कंप्लीट, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द F1 वेक्टर। सिमिलरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ F2 वेक्टर, इट इज ऑफ 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड। अगर 50 न्यूटन का है तो इसका हम लेंथ क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर। टू रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड हम 5 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ करेंगे। बट इस बार जो एरो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन जो कि है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में आप एंगल मार्क करेंगे कितना 30 डिग्री आपने सपोज मार्क कर लिया यूजिंग अ प्रोटेक्टर जिस भी तरीके से। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ जो होना चाहिए, हम जो एरो ड्रॉ करेंगे इसका लेंथ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर और लिख देंगे ये क्या हो गया F2 वेक्टर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया F2 वेक्टर का। तो पिछले जितने हमने केसेस देखे थे उनसे डिफरेंट है क्योंकि ये एंगल जो है वो एक सर्टेन एंगल पे है, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा बीच में कहीं पे है। तो उस केस में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं F3 वेक्टर। ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन, 100 न्यूटन का वेक्टर है, 10 सेंटीमीटर का हमें एरो ड्रॉ करना है। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। तो पहले तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए वो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, 60 डिग्री का एंगल होगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसका लेंथ जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया F3 वेक्टर। तो ये कंप्लीट हो गया इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट हो गया रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली कैसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी वेक्टर हो किसी भी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हो विद द यूज ऑफ एंगल्स एंड विद द यूज ऑफ दीज स्टैंडर्ड डायरेक्शंस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शंस, आप किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली जो है रिप्रेजेंटेशन सीख जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे इससे। सेम तरीके से यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी तक हमने समझ लिया वेक्टर्स का और स्केलर्स का इंपॉर्टेंस क्या है 11-12 के स्टैंडर्ड में, और आपको कैसे वेक्टर्स को डिफरेंट केसेस के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर्स के एडिशन के सारे रूल्स अभी आपको नहीं पता हैं। आपको कुछ स्पेशल केस पता है जिसमें वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में उनका इफेक्ट कैंसल आउट होता है। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखा। एक तो सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और दूसरी चीज हमने देखी कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का यूज क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक हम ग्राफिकल मेथड पे नहीं पहुंचते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं जिनका नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये बार बार मैं रिपीट भी करूंगा कि आपको इनका इंपॉर्टेंस समझने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के जो मेथड्स या रूल्स या लॉज हैं जब हम उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों का एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंस था। तो फिलहाल हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, दो स्केलर क्वांटिटीज को हम इक्वल कब बोलते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वैसे ही दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम इक्वल तब बोलते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें अगर सेम होता है तभी हम दो वेक्टर्स को इक्वल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एरोज का जो लेंथ है वो मैंने सेम लिया है, एक्चुअल में सेम लिया है। तो एरोज का अगर लेंथ सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, और उसको ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। वैसे यहाँ पर भी सी वेक्टर और डी वेक्टर को मैंने इस तरह से चूज किया है कि इनके एरोज का लेंथ सेम है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड जो है इनका सेम है, यहाँ तक कि बी और ए वेक्टर के जो एरोज का लेंथ है वही सी और डी वेक्टर के एरोज का लेंथ मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिया है। तो सी और डी वेक्टर भी इक्वल है, आपको दिख रहा है सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है। तो हम बोल सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। लेकिन एक चीज और है कि इन चारों वेक्टर में कॉमन ये है कि चारों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, भले ही डायरेक्शन जो है वो बी और डी वेक्टर का सेम नहीं है, या फिर ए और सी वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है।
तो क्या अगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मेथड है क्या, कोई तरीका है या कोई रिप्रेजेंटेशन है? एक्चुअल में है। सपोज आप बोलना चाहते हैं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो उसके लिए हम लोग एक तरीका इसको मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। कोई भी वेक्टर है उसको आप मॉड के अंदर 2 लाइंस के अंदर लिखते हैं। जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि द मॉड ऑफ, इसको हम रीड कैसे करते हैं, 2 तरीके से रीड करते हैं। एक तो आप इसको रीड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या फिर इसको मैथ्स में मॉड्यूलस बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो मैं ज़्यादातर केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रीड करूंगा। तो जब हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हम पिछली बार जब हम लिखते थे F1 वेक्टर तो हम वहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन मान लो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू जो उसका वैल्यू है और कुछ नहीं, तब डायरेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं या मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज को ही लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला नोटेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। दिस इज करेक्ट बिकॉज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, देन इट इज रॉन्ग। दिस इज नॉट, दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज although they have same magnitude but they do not have same direction. B vector is pointing in this direction and C vector is pointing in this direction. Also the magnitude of all of these vectors are equal, so I can also write A vector का magnitude is equal to B vector का magnitude is equal to C vector का magnitude is equal to D vector का magnitude. तो सभी का magnitude क्या है यहाँ पे, सेम है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा और आप गेस कर सकते हैं कि A vector and D vector will not be equal because they have different directions although they have same magnitude. तो ये एक important property हो गया कि दो vectors equal तब होंगे when both magnitude and direction of both the vectors are equal. जल्दी से next property की तरफ चलते हैं और ये और भी important है। इस property को हम बोलते हैं कि suppose हमारे पास एक vector है और हम उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट से 5, 10, 20 किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, क्या वो वेक्टर जो उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो समझना है हमको। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है आप पहले से जानते हैं। एक्चुअल में आप याद करो, आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि नेट फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपने ऐसे पढ़ा था कि नेट फोर्स जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्रेशन आता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिल रहा है जो कि कैसा क्वांटिटी है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। एक एग्जांपल और है, आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते थे और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो velocity is a vector quantity, mass is a scalar quantity. Now again the product of mass and velocity is giving a vector quantity. तो यहाँ से आप एक कंक्लूड कर सकते हैं that product of a scalar and a vector, scalar को आप एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, scalar and vector always gives a vector. बाकी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमें आगे भी पढ़ना है क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है स्केलर और वेक्टर जो है हमें वेक्टर देता है और स्केलर का प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है। जैसे कि हम एरियाज फाइंड करते हैं तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एरिया मिलता है और लेंथ और विड्थ खुद स्केलर क्वांटिटीज हैं और एरिया भी स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन वेक्टर और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, तो ये हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। एक्चुअल में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर के प्रोडक्ट पे। तो क्या चेंजेस आते हैं वो समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है p वेक्टर एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ नंबर सपोज 5, मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी वेक्टर को उसके एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे 5 इंटू p वेक्टर। तो जैसा आपको लग रहा है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, जो p वेक्टर है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। सपोज p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, कोई भी यूनिट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो 5p वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 50 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, जो आप जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। और क्या चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब p वेक्टर जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन को पॉइंट करता रहेगा। मतलब हमें एक नया वेक्टर मिलेगा 5p वेक्टर जो कि p वेक्टर का 5 टाइम्स है इन मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था। अगर आप वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो हमें मोमेंटम मिलता है वो मास टाइम्स वेलोसिटी हो जाता है, मतलब वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड था उतने टाइम्स हो जाता है, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन सेम रहता है इस केस में। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर मैं p वेक्टर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो इसका 5 टाइम्स होगा, तो उसको अच्छा ये एक नया वेक्टर है क्योंकि अब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, तो इसको हम एक नया सिंबल भी दे सकते हैं। सपोज मैं बोल देता हूँ दिस इज q वेक्टर, सो q वेक्टर इज 5 टाइम्स p वेक्टर, जस्ट लाइक मोमेंटम इज m टाइम्स v वेक्टर, मोमेंटम जो है m टाइम्स वेलोसिटी है, वैसे ही हमें एक नया वेक्टर मिल रहा है तो मैंने उसको एक नया नाम दे दिया। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, मुझे एक एरो ड्रॉ करना होगा विच इज 5 टाइम्स इन लेंथ ऑफ p वेक्टर बट पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज हाउ we get a new vector when we multiply a scalar with a vector। तो आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया हमारे पास, लेकिन ये तो मैंने एक पॉजिटिव स्केलर की बात की। सपोज हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव स्केलर है, तो स्पेशली वेक्टर में नेगेटिव का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम समझने वाले हैं यहाँ पे। सपोज मैं p वेक्टर को इस बार -5 p वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस बार नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर से आपको जैसा लग रहा है वैसा ही होगा, यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे हम नेगेटिव स्पेशली डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब नेगेटिव क्या होता है, कोई भी वेक्टर है अगर आप उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 5p वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 5 टाइम्स p वेक्टर होगा, यानी q वेक्टर के ही बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो q वेक्टर के ही बराबर होगा, बट जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये। और सपोज मैंने इसको बोल दिया -5p वेक्टर को एक नया वेक्टर का नाम दे दिया, सपोज r वेक्टर, दैट विल बी -5p वेक्टर, देन r वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स p वेक्टर है, एंड डायरेक्शन कैसे नेगेटिव, यहाँ पे वेक्टर्स में हम अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ p वेक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द p वेक्टर, इसलिए हमने एरो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, और इसको हम लोग बोल देंगे r वेक्टर। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, हाँ नया वेक्टर मिलेगा बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर और लेता हूँ s वेक्टर, दैट इज 1/2 p वेक्टर, इन दैट केस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आधा हो जाएगा, तो मुझे एरो का लेंथ जो है वो हाफ ड्रॉ करना होगा बट इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, नेगेटिव स्पेशली हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो जो भी वेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। और हाँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आएंगे। जैसे अगर मैं एक और वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ d वेक्टर, दैट इज -1 टाइम्स p वेक्टर, उसको हम -p वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आ जाएगा। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप 5 न्यूटन का अगर वेक्टर है और आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही रहेगा, बट माइनस क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। तो यानी कि d वेक्टर जो है इसको कभी कभी हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव सिर्फ क्या होता है, वही वेक्टर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, वही वेक्टर उसी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि अगर मैं d वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना होगा जो p वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा और लिख दिया जाएगा d वेक्टर। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंजेस आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा और याद रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि अगर मैं इन सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक बार हम जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मैंने जानबूझ के q वेक्टर जो डबल लेंथ का बनाया है, तो यहाँ पे मैं q वेक्टर को बोल सकता हूँ 2 टाइम्स p वेक्टर, बिकॉज इट इज डबल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। वैसे r वेक्टर इज 3 टाइम्स, जो ड्रॉ किया है मैंने उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम्स p वेक्टर। बट जो s वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है और p वेक्टर के अपोजिट है, तो मैं s वेक्टर को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ p वेक्टर, एंड a वेक्टर जो है वो इसके जस्ट अपोजिट और इसका डबल मैग्नीट्यूड है, तो a वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ -2p वेक्टर, जो कुछ हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे। या फिर q वेक्टर और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप मुझे बताइए a वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ q वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस थे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इस तरह से किया जाएगा।
एक प्रॉपर्टी और है जिसका हमें आगे चल के काफ़ी यूज़ होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी वेक्टर को अगर हम उसके पैरेलल डिस्प्लेस करें तो क्या होगा। एक्चुअल में जब आप किसी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जैसे यहाँ पे सिंपल से एनिमेशन में देखो, ये वेक्टर यहाँ पर है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके इसके पैरेलल ले जाता हूँ, ये वाला वेक्टर, इसको इसके पैरेलल मूव करके हम यहाँ ले गए, तो पैरेलल ले जाने में क्या हो रहा है, एरो का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। पैरेलल मूव करने का मतलब ये है कि उसको दोबारा किसी और लोकेशन पे ड्रॉ करना, लेकिन वो पैरेलल रहना चाहिए। तो अगर ये पैरेलल है और मूव करके यहाँ लेके तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। और पैरेलल है मतलब ये अभी उसी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन को ये पॉइंट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव एक्स को पॉइंट कर रहा था तो ये भी पॉजिटिव एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता, और ये आप कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। आगे हम देखेंगे उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी हम एक वेक्टर जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बना हुआ है, ड्रॉ किया गया, उसको डिस्प्लेस करके एक नए लोकेशन पे बनाना होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। या कुछ और फाइंड करना, सपोज आपको एंगल फाइंड करना है तो आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको भी हमने क्या किया, इसके पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट किया, बट डायरेक्शन वही है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे ये जो वेक्टर है, इसमें भी अगर हम इसको इसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो अभी भी ये उसी एंगल नेगेटिव एक्स से उतना ही एंगल बना रहा है, उसी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इस केस में जब आप वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जो फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इतना सब कुछ हमने पढ़ा है उसका यूज़ जो है सबसे पहले यहाँ पे आता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है तो उनके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, या हम किसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखना, वेक्टर्स का एडिशन जो है उनके एंगल्स, उनके बीच में एंगल्स पे डिपेंड करता है एक्चुअल में, इसको हम देखेंगे आगे। बट दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो डिसाइड करता है कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट या टोटल कितना होगा। आप ऐसे समझो, पहले हम एंगल समझते हैं उसके बाद। जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और मैं इनके बीच में एंगल जानना चाहता हूँ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का रूल ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। सबसे पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, और उसके बाद उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल बनेगा उस एंगल को हम एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे मिलेगा, इन दोनों वेक्टर्स को आपको पैरेलली डिस्प्लेस करना है। आप पैरेलली डिस्प्लेस करके क्या कर सकते हैं, टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन करना है। दिस पार्ट वाज हेड, दिस वाज टेल, तो टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन करना है। देन इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, जो इनके बीच का स्मॉलर एंगल होगा, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी कॉल्ड, सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद थीटा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या इंपॉर्टेंट है इसका, जैसे देखो, अगर सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 and 5 न्यूटन के, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर हम पैरेलली डिस्प्लेस करके टेल टू टेल ज्वाइन करें तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। सपोज एक और केस लेते हैं, दो वेक्टर हैं, दोनों इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 5 सपोज 10 और 10, ये 5 और 5 न्यूटन के, फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। अगर पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा। यहाँ पे भी एंगल 0 है, यहाँ पे भी एंगल 0 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ टोटल फोर्स कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 10 न्यूटन है। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे भी 10 न्यूटन है। यानी कि दो वेक्टर्स का सम जो है, दो वेक्टर का सम उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ना कि उनके इंडिविजुअल डायरेक्शन। यहाँ पे इसका डायरेक्शन राइट की तरफ है और यहाँ पे कुछ एक रैंडम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, बट सम दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि सम किस पे डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है और सपोज मैंने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट, और एक फोर्स और लगाते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। अब सपोज मैं जानना चाहता हूँ दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो मैं इन दोनों को डिस्प्लेस करके टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो क्लियर दिखाई देगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। और यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, आप जानते हैं 0 आएगा। एक एग्जांपल और देखो, सपोज हम एक दो फोर्सेज ऐसे लगाते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन का, तो इनका डायरेक्शन तो डिफरेंट है इनसे, लेकिन यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इनके बीच का एंगल अभी कितना है, 180 डिग्री है, टेल टू टेल ज्वाइंट है। तो यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू वेक्टर्स, इसीलिए हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने पे बेस्ड। जैसे कि हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड वेक्टर है, इनका इंडिविजुअल का एंगल तो दिया है, वो 70 डिग्री बना रहा है, 25 डिग्री बना रहा है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है वो अगर हमको फाइंड करना है तो हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलली डिस्प्लेस करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। उनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देगा। तो इनको हम पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं और अब ये एंगल जो है इनके बीच का एंगल बनेगा, वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। कैसे देखते हैं एक बार फिर से,
ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना था हमारे पास 25 डिग्री था, और ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल 70 डिग्री था। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 7 × 9 95 डिग्री। तो 95 डिग्री इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है और स्मॉलर एंगल मेजर करना है। एक एंगल और बन रहा है बट दिस एंगल इज नॉट डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ये एंगल दिया है 115 डिग्री का और हमसे बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करो। बट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे मिलता है, जब हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन करते हैं। तो क्या ये टेल टू टेल मैनर में ज्वाइंट है? नहीं है। सबसे पहले यही करना है, देखो इसका हेड और इसका टेल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन करना, उसके बाद ही सोचना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाया जा सकता है। अब इनके बीच का ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड दिस विल बी ऑब्टेन्ड बाय subtracting this angle from 180। तो 180 में से हमें 115 माइनस करना है, जो कितना आएगा 7 - 1 यानी कि 665 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री जो है इनके बीच का एंगल है। ठीक है, इस तरह से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे। आपको डिस्प्लेस करके टेल टू टेल ज्वाइन करना है और दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो फाइनली एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड। देखते हैं इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है। कुछ वेक्टर्स हैं जो मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। PQRS वेक्टर्स हैं जिनको इस तरह से ज्वाइन किया गया कि पैरेललोग्राम बन गया, सबका एरो जो है वो आपको दिखा दिया गया और एक एंगल दिया है 70 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे पैरेललोग्राम जो है उनकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या फाइंड करना है। सभी वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब PQ, QR, RS और PS और QS, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं P और Q से। P और Q के बीच का एंगल जानना है। तो P और अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे P और Q के बीच का एंगल जानना है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये टेल टू टेल ज्वाइंट है कि नहीं है। दोनों टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो उनके बीच का ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 70 डिग्री और ये एंगल x है अगर, तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 डिग्री। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर जो है वो कितना होगा 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। आगे चलते हैं, Q वेक्टर और R वेक्टर देखते हैं। Q वेक्टर का हेड यहाँ पर है, R वेक्टर का हेड यहाँ पर है। ये टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, तो पहला स्टेप क्या है, इनको टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन करना है। तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करके उसके टेल से ज्वाइन करो। जैसे मैं यहाँ पे Q वेक्टर को अगर डिस्प्लेस करके यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो इसमें वेक्टर तो चेंज नहीं होता है। अब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड द एंगल बिटवीन Q वेक्टर एंड R वेक्टर। ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइंस है, तो दिस इज x, तो दिस मस्ट बी x एंड x का वैल्यू हमने फाइंड किया था, दिस इज 110 डिग्री। तो Q एंड R वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। आगे चलते हैं, R एंड S वेक्टर को देखते हैं। R एंड S वेक्टर जो है यहाँ पे हेड टू हेड ज्वाइंट है। मैंने आपको क्या बताया, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। एक्चुअल में जब हेड टू हेड ज्वाइन होते हैं तो वो भी एंगल टेल टू टेल वाला ही आता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं, बट हम टेल टू टेल से स्टार्ट करते हैं। तो टेल टू टेल अगर ज्वाइन करना है तो हमें डिस्प्लेस करना होगा, तो मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आता हूँ। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आता हूँ तो ये डायरेक्टली टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा। आपके दिमाग में शायद आया होगा, आप इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले जाएं, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आएँ तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों साइड्स तो पैरेलल थी, Q और S तो पैरेलल है बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम। तो इसको डिस्प्लेस करके अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे मैं S वेक्टर भी ला सकता हूँ, तो उनके बीच का एंगल तो यही वाला होगा जो कितना है 110 डिग्री। यानी कि जैसे हमने Q एंड R वेक्टर के बीच का एंगल देखा 110 था, वैसे ही हम देख रहे हैं Q एंड S वेक्टर जो है इसके बीच का एंगल भी कितना आ रहा है 110 ही आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये एंगल फाइंड करता दोनों जब हेड टू हेड ज्वाइंट है तो ये एंगल भी 110 आता है, ये 70 है, तो टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए। यानी कभी कभी अगर आप जल्दी आंसर भी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि टेल टू टेल ज्वाइंट है तो भी एंगल उतना ही आता है दोनों वेक्टर के बीच का, जब वो जब हेड टू हेड ज्वाइंट है तो भी उतना ही एंगल आता है दोनों वेक्टर के बीच का जब वो टेल टू टेल ज्वाइंट है। तो आप हेड टू हेड के केस में भी डायरेक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन आप टेल टू टेल ज्वाइन करिए। QS हो गया, और PS देखते हैं, P एंड S वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। तो PS वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए पहले देखना है ये दोनों कैसे ज्वाइंट है। ये दोनों हेड टू टेल मैनर में ज्वाइंट है, हमें कैसे ज्वाइन करना है टेल टू टेल मैनर में। तो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लाते हैं, यहाँ ड्रॉ किया जाए अगर P वेक्टर को, तो अभी दोनों कैसे ज्वाइंट हो गए टेल टू टेल मैनर में।
तो ये एंगल जो है ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर है। फिर से टोटल एंगल कितना है, ये एक लाइन पे लाई कर रहा है, दिस इज 180, दिस इज 70, दैट मीन्स दिस विल बी 110। तो यानी कि P और S के बीच का एंगल जो है वो भी कितना होगा, 110 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं कि वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर को आप उसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, कब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमने जो पढ़ा है इसका सिग्निफिकेंस उस लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि जितना आना चाहिए, बिकॉज अभी तक आपने इसको अप्लाई नहीं किया है, बस हमने एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करना सीखा है। बट ये क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि एक वेक्टर का एडिशन जो है दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, और कभी कभी हमें वेक्टर्स के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए उनको डिस्प्लेस भी करना पड़ता है, इसलिए हमने वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी, सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए थी, वही हमने इस पर्टिकुलर क्लास में देखी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के रूल्स क्या हैं, कैसे जो कुछ हमने पढ़ा है उसका यूज़ है उन सबको ऐड करने में, और वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जो कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से आपको वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग कि ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है दो वेक्टर के लिए। थैंक यू।